जनहित संगम प्रयागराज आज प्रयागराज के एक ऐसे व्यक्ति के साथ है जिनका बहुत अच्छा इतिहास रहा है, जो एक बहुत बड़े समाज सेवी हैं और भारतीय जनता पार्टी के एक संघर्षशील प्रत्याशी हैं। हाँ, प्रत्याशी हैं। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से प्रयागराज के भावी सांसद प्रत्याशी श्री हरिकृष्ण शुक्ला जी हमारे साथ हैं, जो एक बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य जी भी हैं और उसके अतिरिक्त वो प्रयागराज के बहुत बड़े समाज सेवी हैं। आज हम आपको उनसे बात कराएंगे, अपनी जनता को सीधे शुक्ला से बात कराएंगे, जो बीजेपी के भावी सांसद प्रत्याशी हैं। आप सीधे उनको सुनिए। शुक्ला जी, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। पहला चीज ये है कि आप बीजेपी के दौड़ में आप सबसे आगे हैं सांसद टिकट पे, तो आप सांसद क्यों बनना चाहते हैं? देखिए, मैं 12 क्षेत्र का लालापुर इलाके का निवासी हूँ। मेरा जन्म तरहार में स्थानीय में निवासी हूँ, तो मैं शुरू से ही अपने क्षेत्र के बारे में 90 के दशक से ही पूरी तरह से मैं देखता रहा हूँ। जिस तरह से हमारा देश आज 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है, आने वाले समय में जिस तरह हमारे देश का विकास हो रहा है, हमारे यमुना पार इलाके का और शहर दक्षिणी का जो विकास होना चाहिए, कहीं न कहीं उसमें कमी दिखाई दे रही है। जिस तरह से कंपटीशन विकास होना चाहिए वो विकास नहीं दिख रहा है। इसके पीछे मूल कारण ये है कि आज हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं, हमारे सारे संसाधन डेवलप हो रहे हैं, लेकिन यमुना पार में जो पहली बात तो ये कि शहर के कुछ लोग रहे हैं, कुछ हमारे स्थानीय प्रतिनिधियों के कारण, और दूसरा इनकी कमी रही है, जिससे पूरी तरह से हमारे ग्रामांचल इलाके का विकास नहीं हुआ। शहर दक्षिणी में हमें कोई कार्य नहीं दिख रहा है। दूसरा, हमारा जो प्रयागराज क्षेत्र है 10, 12, 15 सालों से कहीं न कहीं एक गुंडे और मवालियों का यहाँ पर प्रभुत्व रहा है। अतीक अहमद ले लीजिए, तमाम ऐसे लोग रहे हैं, तमाम नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन तमाम ऐसे लोग रहे हैं जो इलाहाबाद की राजनीति को प्रभावित करते रहे हैं। प्रयागराज हमारी आध्यात्मिक जगह है, 40 करोड़ लोगों का कुंभ चलता है, पर्यटन की बहुत बड़ी संभावना है। जिस तरह से काशी, आपका मथुरा, अयोध्या विकसित हो रही है, आपका केदारनाथ विकसित हो रहा है, हमारा उज्जैन में महाकाल विकसित हो रहे हैं, तो प्रयागराज तो तीर्थराज प्रयाग है ना। अगले साल कुंभ होने जा रहा है, तो कहीं न कहीं जिस तरह से विकास होना चाहिए हमारे प्रयागराज के, हमारे स्थानीय नेताओं की न होने के कारण और नेताओं के विशिष्ट प्रयास न करने के कारण जो हमारा विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हुआ। दूसरा, यहाँ पर आसुरी शक्तियों का बोलबाला हो गया था, जिस कारण से यज्ञ भूमि है, यहाँ से पूरे विश्व को दिशा मिलती है। पशुत्व से मुक्त होकर के, स्वार्थों से मुक्त होकर के दैवत्व को हम प्राप्त करते हैं। ये दिशा अनादिकाल से चलती रही है। कहा गया, इसके प्रयाग के बारे में वर्णन किया जाता है कि को कह सके प्रयाग प्रभाव, प्रयाग का वर्णन नहीं किया जा सकता। यज्ञेन यज्ञ मैजत देवास तानि धर्मानि प्रथमान्यासन। जब यहाँ यज्ञ प्रारंभ हुए, पूरे विश्व को यहाँ से दिशा मिली है। ऐसी भूमि में आसुरी साम्राज्य का स्थापित हो जाना कहीं न कहीं हमारे देश के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे प्रयाग के लिए कल्याणकारी नहीं है। इन्हीं सब को सोच करके हमने, चूंकि हमें जिंदगी में केवल प्रयाग का विकास, जो हमारे गरीब अंचल के लोग हैं, यमुना पार के लोग हैं, ये कैसे विकसित हों, ये रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य कैसे इनको हम सुरक्षित कर सकें, कैसे इनको दिलाई दे सकें, इस क्रम में हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारी माननीय मोदी जी की सरकार है, इन्होंने पूरी तरह से गरीबी को मिटाने का प्रयास किया है। मैंने देखा ये सनातन धर्मी सरकार है, कहीं न कहीं वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना को लेकर काम कर रहे हैं। कोरोना के समय में पूरे विश्व को मेडिसिन की सप्लाई की है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास का सिद्धांत लेके चल रहे हैं। कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, कोई तुष्टीकरण नहीं है। इस तहत इस पार्टी के लिए मैंने विगत 10 सालों से मैं संघर्ष कर रहा था। अब खुल करके लगभग 2 सालों से गांव-गांव, घर-घर, गली-गली में मैं घूमा हूँ और आज प्रयागराज को भी, जिस तरह से हमारा देश विकसित होने जा रहा है, प्रयागराज को भी विकास की प्रकार, प्रयागराज ही पुकार रहा है कि इसका विकास हो और आने वाले समय में इसका विकास 100% होगा, ये मैं
गारंटी देता हूँ अब विकास हो के रहेगा। इसको मैं मिनी दिल्ली बनाना चाहता हूँ, ये मेरा उद्देश्य है। सरकार की सहायता लेकर के, स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की और प्राइवेट एजेंसीज की, सबकी सहायता लेकर के हम अपने क्षेत्र को विकसित करना चाहते हैं, प्रयागराज को विकसित करना चाहते हैं। इसी सदिच्छा से मैं राजनीति में आने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर पार्टी हम पर विश्वास व्यक्त करती है तो मैं उनके विश्वास पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूँगा। अगर आपको जनता वोट देती है, बीजेपी टिकट देती है और सांसद बनते हैं, तो आपका रोड मैप कैसा रहेगा? आप किस तरीके से प्रयागराज में जो विकास अनछुआ रह चुका है, आप कैसे करेंगे? संसद में अपनी आवाज को कैसे बुलंद करेंगे आप? देखिए, मैंने 40 कंट्रीज घूमा हूँ। स्टार्टिंग से मैं वायुसेना में रहा हूँ, तो पूरे देश का मैंने भ्रमण किया है। मैंने जैसे अपने घर को, देश के सैनिक भी हैं, वायु सैनिक रहे हैं, जिस तरह से हमने अपने घर का विकास किया है, हम लोग भी बहुत बहुत ही न्यूनतम वातावरण में रहे हैं। और जिस तरह से आगे आपका जो बचपन बीता, गरीबी बीता, निश्चित बीता है। देखिए, ये एक बहुत गरीब परिवार से रहे हैं। माँ अपने कर्मों से, अपनी योग्यता से इन्होंने एक यानी कि जगह प्राप्त की है जो आज जनता की सेवा के लिए तत्पर है। भारतीय वायुसेना में 84 में मेरी पहली पोजीशन थी पूरे इंडिया में। आज नमो ऐप में भी पूरे इंडिया में मेरी पहली पोजीशन है। जिस तरह से हमने अपने घर को प्रॉपर्ली डेवलप किया है, अपने भाइयों को, अपने परिवार को जिस तरह से प्रॉपर्ली डेवलप करके मैं अपने जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुका हूँ। तो जिस तरह से मैंने अपना डेवलपमेंट किया है, मूलतः प्रयाग का, अपने यमुना पार भाइयों का, ये हमारा कुटुंब है, ये हमारा परिवार है, जैसे मैंने अपने आप को डेवलप किया हूँ, उसी प्रकार से पूरे प्रयागराज को मैं डेवलप करने का पूरी प्लानिंग करूंगा। ये गारंटी कि 10 साल के अंदर आपको दिल्ली दिखाई देगा और किसी को भी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य की कमी नहीं रहेगी, जैसे आज हमारे घर में कमी नहीं है। यही हमें राजनीति आती है। इसके अलावा मुझे कोई राजनीति नहीं करना है, मुझे केवल काम करना है, मुझे राजनीति नहीं करना है। जब तक हमारे क्षेत्र अभी अनडेवलप्ड एरिया है, 2 सीटें हमारी अभी रिजर्व्ड हैं, और सारा दक्षिणी के कोई 50 साल से मैं देख रहा हूँ, केजगंज से लेके सारा दक्षिणी किसी मोहल्ले कोई विकास नहीं हुआ है, सब वैसे वैसे है, भीड़ बढ़ती जा रही, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो जैसे हमने अपने घर का डेवलपमेंट किया है, सारे वैश्विक स्तर का संसाधन प्रयोग करके, हमारे मोदी जी के पास फंड की कमी नहीं है, हमारे देश में फंड की कमी नहीं है। जिस तरह से हमारी सरकार 2047 में विकास की संकल्पना कर रही है, उनकी मदद लेकर के, प्राइवेट मदद लेकर के, निश्चित अपने घर की तरह हम प्रयागराज को डेवलप करेंगे। क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम हम मानते हैं इस सिद्धांत को है, हमारी सरकार भी इस सिद्धांत को मानती है और पूरा रोड मैप इसके लिए। आपके सर दक्षिणी में नैनी इंडस्ट्रियल एरिया आता है और आपके प्रयागराज से ही मंत्री जी हैं, उस विभाग के मंत्री हैं। कई वर्षों से नैनी के विकास के लिए जो कंपनियां बंद पड़ी, उन कंपनियों को चालू करने के लिए प्रयागराज जनता, प्रयागराज जो आसपास जिले कौशाम्बी, प्रतापगढ़, फतेहपुर, मिर्जापुर, यहाँ के लोग लगातार प्रयत्नशील है कि हमें मुंबई, दिल्ली, हरियाणा, गुरुग्राम जाकर नौकरी न करनी पड़े, हमें प्रयागराज के नैनी में ही नौकरी मिल जाए। तो आप सांसद बनने के बाद नैनी के लिए क्या करेंगे? पहली बात तो ये है कि जैसे हमारा शहर दक्षिण का एरिया है, रिवर बैंक है हमारा, यमुना नदी इस साइड भी है, उस साइड है, तो किसी न किसी तरीके से हम चाहते हैं कि हमारा जो शहर है ये 3 तरफ नदियों से घिरा हुआ है। तो इस तरह जो महेवा को और नैनी को, पहली बात तो शहर से जोड़ना, और जितनी इंडस्ट्री पुरानी बनी पड़ी है, इनको किस तरीके से प्रॉपर प्लान कमीशन बैठा करके इसकी पूरी रिसर्च की जाए, कैसे हमारे फायदे में जाए, फायदे में कंपनियां जाए, कोई राजनीति न होने पाए। इसके अलावा अब जैसे हमारा धान कटोरा है यमुना पार का इलाका, डिस्टिलरी प्लांट के लिए मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। अगर डिस्टिलरी प्लांट एक खुल जाता है, जो विदेशों को शराब सप्लाई होती है, 40 तक उनको चावल चाहिए। हमारा अगर जिस दिन ये डिस्टिलरी प्लांट खुल गया, हमारे यमुना पार की गरीबी, किसानों गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। इथेनॉल प्लांट उनको किनकी चाहिए, इसके बारे में पूरा मेरी बातें हो चुकी हैं। एजुकेशन के क्षेत्र में नेक्स्ट IAS कोचिंग की ऑलरेडी मेरी बात हो चुकी है, उन्होंने शुरुआत कर दी है। कहीं न कहीं मैं इसको शिक्षा हब बनाने का प्रयास करूंगा। और 8-10 सीमेंट फैक्ट्रियां, तमाम ऐसे पावर प्लांट जो हमारे यहाँ पानी के तमाम स्रोत हैं यमुना पारी इलाके में, हमारे पास जमीनें भी पड़ी हैं। जैसे आप समझिए 1700 एकड़ हमारे यहाँ पर लोहगढ़ के पास जमीन एक्वायर्ड है, जहाँ पर ऑयल रिफाइनरी लगने वाली थी, लेकिन वो बंद हो जाके गुजरात में लग गई है। कहीं न कहीं जितने भी हमारे ऐसे क्षेत्र हैं जो हमारे प्रोजेक्ट अभी तक नहीं आए हैं,
पूरी तरह से 5 वर्ष के अंदर, क्या 1-2 वर्ष के अंदर यहाँ पर नई नई इंडस्ट्रीज आएंगी और हमारे क्षेत्र का विकास होगा। ये सब आपको 4-6 महीने के अंदर। नैनी इंडस्ट्री एरिया के बारे में आप लगातार सांसद बनने के बाद दिल्ली में संसद में बोलेंगे, इंडिविजुअल ट्राई करेंगे, इंडस्ट्रियलिस्टों से मिलेंगे। अगर नहीं हो पाता है, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे क्षेत्र का डेवलपमेंट ना हो। बहुत अच्छी बात। ऐसा नेता चाहिए जनता को, प्रयागराज जनता को ऐसा लीडर चाहिए जो लड़ करके नैनी इंडस्ट्री एरिया को डेवलप कराए और यहाँ के युवाओं को रोजगार दिलाने का प्रयास करे। मतलब इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ये समझिए, ये राजनीति नहीं हो रही है। ये हमारा यमुना पार के क्षेत्र में मैंने पूरा 2 साल से टहला हूँ, मैं देख रहा हूँ कि बूढ़े और बच्चे रह गए हैं और बाकी बीच के लोग सब गुजरात और बॉम्बे अपने से नौकरी करने की तलाश में चले गए हैं। किसी कीमत पर हम अपने क्षेत्र को यहीं पर हरा भरा करना चाहेंगे। मैं चाहता हूँ कि सारे लोग अपने परिवार के साथ रहें। जो हमारे माइनिंग्स हैं, जो हमारे मिनरल्स हैं, बाहर के लोग आकर के आज सारी खदानें या जो हमारे बालू के संस्थान है, सिलिका सैंड है, बाहर के लोग आके खुरापात कर रहे हैं। हम चाहते हैं यमुना पार के संसाधनों में यमुना पार के लोगों का हक हो और शहर दक्षिणी महेवा से जोड़ करके यहाँ एक बहुत बड़ी मार्केट बने। हम शहर दक्षिणी के लिए भी सरकार से एक कमीशन बैठाएंगे, हजारों एकड़ जमीन लेकर के यहाँ के लोगों को जमीन दिया जाएगा सस्ते रेटों पर, वहां जाके शिफ्ट करें, आते जाते रहें, यहाँ केवल अपना काम करें। एक प्रोडक्शन हाउस हो, जैसे हमारा तमाम सामान गुजरात से आता है। आत्मनिर्भर भारत के तहत हम स्वयं एक इंडस्ट्रियल बेल्ट बनाएंगे जहां पर हमारे इलाहाबाद के व्यापारी यहीं पर हमारा सामान प्रोडक्ट करें और मार्केट में तमाम ऐसे आसपास की डिस्ट्रिक्ट में बेचें। इस सब हमारी पूरी प्लानिंग तैयार हो चुकी है और मैं जरूर करूंगा। आत्मनिर्भर प्रयागराज जरूर बनाऊंगा, प्रयागराज को पर्यटन की दृष्टि से जरूर डेवलप करूंगा। इसमें राजनीति हो या न हो, मुझे ये कार्य करना ही है, इसमें कोई डाउट नहीं। इसी के लिए मैं राजनीति आ रहा हूँ। आवाजी लाइन में कभी झूठ नहीं बोलता, चिंता मत करिए। मोदी जी के कार्यों को 10 साल तक कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि हम लोग 84 से पूरे देश की राजनीति पर दृष्टि गड़ाए हुए थे। कांग्रेस, जिस समय कांग्रेस का उदय हुआ, पहले हमारा देश बहुत गुलाम हुआ करता था, तो अधिक स्वतंत्र हो गया। अब उनकी एक अलग किस्म की नीतियां रही और नीतियां कह सकते हैं उन्होंने उनके जीवन में, कांग्रेस के जीवन में भ्रष्टाचार और कांग्रेस, इसके बारे में उन्होंने बहुत लीनियंट रुख अपनाया। परिणामता हमारी बैंकिंग व्यवस्था, हमारी जो इंडस्ट्री की व्यवस्था है, जैसे हमारी रक्षा व्यवस्था है। अब चाइना, हम और चाइना एक साथ लगभग आजाद हुए। चाइना आज टॉप 2nd नंबर की इकोनॉमी बन गया और हम कहाँ खड़े हुए हैं। ये हमारे केवल कांग्रेस की कुनीतियों का परिणाम है। हमारी कंपनियां बंद हो गई और चाइना पैसा दे करके अपनी कंपनियों को मांग के यहाँ डंप कर दिया, हमारी सारी कंपनियां बर्बाद हो गई। ये तो भाग्य, देश का भाग्य कि हमारे मोदी जी आए, इन्होंने इस चीज को समझा, बैंकों पर शिकंजा कसा, इकोनॉमी पर शिकंजा कसा और जिस तरह से इन्होंने आत्मनिर्भर भारत के तहत जो इन्होंने इंडस्ट्रीज के लिए प्रयास किए, आज हमारा भारत ग्रो करने लगा है। मुझे लगता है कि मोदी जैसा जीरो से उठ करके और टॉप पर इतना मेहनत करने वाले, इतने बुद्धिमान और इतना ज्यादा लगातार एक विजनरी नेता पूरे विश्व में दूसरा कोई है ही नहीं है। मोदी जी ने सही देश को दिशा दी है और आज हमारे देश 11वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है। और जो हमारे माननीय मोदी जी का प्लान है, निश्चित आने वाले 2047 तक देश की पहली, पूरे विश्व की पहली नंबर की अर्थव्यवस्था बनेगा। और जितने भी करप्टेड लोग हैं, क्योंकि उनका एक सिद्धांत है, किसी भी स्तर पर भाई भतीजावाद, परिवारवाद, एक त्याग की राजनीति को करना चाहते हैं, एक भ्रष्टाचार की राजनीति नहीं करना चाहते हैं। अगर आप लोक सेवक हैं, आप लोग के लिए काम करिए, समाज के लिए काम करिए, जनता का काम करने के करिए। यहाँ पर राजनीति कैरियर बनाने के लिए नहीं होती। आज के नेता अपना कैरियर बनाना, अपने परिवार का कैरियर बनाना, देश को लूटना, ये संस्कृति कांग्रेस की रही है। हमारे देश में एक परिवर्तन का दौर आ चुका है। निश्चित आप देखेंगे 2-3 साल के अंदर हमारे देश तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और मोदी जी, मैं चाहता हूँ कि ऐसे कम से कम 20 साल अगर रह गए तो ये पूरा देश नंबर 1 की इकोनॉमी बन जाएगा कि उनसे बड़ा टैलेंटेड और उनसे बड़ा प्रशासक दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं देश जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा कर रहे हैं और लगातार ईडी पर, सीबीआई पर आरोप लगा रहे हैं। इस पर क्या बोलेंगे? देखिए, पहली बात तो राहुल गांधी जी हमारे देश के विपक्ष के बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन जो विपक्ष की जिम्मेदारियां होनी चाहिए ना, वो एक रत्ती अपने विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। आज कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं है, लेकिन सारी सीटों का निर्णय खुद कर रहे हैं। विदेशों में जाकर के भारत की बदनामी कराते हैं, ऊट पटांग बोलते हैं। सही मुद्दों पर कभी भी जो एक विपक्ष का रोल होना चाहिए,
हमारे राहुल गांधी जी को पता नहीं क्या है। अब देखिए उन्होंने एक शब्द कहा कि मैं हिंदू धर्म की शक्ति से लड़ाई करना चाहता हूँ। अब सनातन धर्म आज 13,000-15,000 वर्षों चला आ रहा है। शक्ति का मतलब शिवा शक्ता युक्तम, शिव अर्थात महादेव बिना शक्ति के सब है और उस शक्ति से वो लड़ाई करना चाहते हैं। तो कहीं न कहीं इनकी ऊट पटांग की बातें कभी भी हमारा देश स्वीकार नहीं करेगा। आज मोदी जी उनके तुलना में बहुत आगे हैं और हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि राहुल जी को कहीं न कहीं अपने ओन विवेक को जगा करके अपनी योग्यता को और डेवलप करें, संघर्ष करें और देश की राजनीति के लायक बने। अभी मुझे नहीं लगता कि देश की राजनीति के लायक। अभी अखिलेश जी गए थे आप गाजीपुर, वहाँ पे मुख्तार अंसारी घर पे, उन्होंने वहाँ पे बोला कि ये मसीहा है मुख्तार अंसारी, इस पर क्या कहेंगे? देखिए अगर आप समाजवादी पार्टी को देखिए तो इनका सिद्धांत रहा है कि ये लोग हिंसा इनके जीवन का अंग है, क्रिमिनलिटी इनके जीवन का अंग है। अगर कभी बलात्कार होते थे तो इनके पिताजी कहा करते थे ये तो बच्चों से गलतियां हो गई हैं। तो बहुत लीनियंट रूप ये जो क्रिमिनलिटी आज उत्तर प्रदेश में आई है कहीं न कहीं सपा सरकार की देन है। अब जिसके ऊपर 70 मुकदमे चल रहे हैं, दिन दहाड़े लोगों की हत्याएं किया हुआ हो, बलात्कारी हो, किडनैपर हो, कितने लोगों का कोई भी ठेका नहीं लेने दे रहा, 10,000-15,000 करोड़ का मालिक हो गया पढ़ा लिखा, वो साधु है। आप तुष्टीकरण के लिए देश के 80-85% जनसंख्या के साथ आप अन्याय कर रहे हो, ऐसा वक्तव्य दे रहे हैं। किसी कीमत पर इनको शोभा नहीं देता। देश चलना चाहिए, देश को रहना चाहिए। अगर देश रहेगा तो यहाँ के लोग रहेंगे और लोग रहेंगे तभी हम सुखी रह सकते हैं। देश की कास्ट पर ऐसी राजनीति करना मुझे लगता है एक अयोग्यता के अलावा दूसरा कुछ नहीं हो सकता। इनको अपने ट्रीटमेंट करने की जरूरत है। एक अपराधी को अगर ये एक देशभक्त कह सकते हैं या उसको जनता का सेवक कह सकते हैं, इससे इनकी बुद्धि पर मुझे तरस आता है कि किस तरह की बुद्धि ये रखे हुए हैं। जी, आपका अंतिम सवाल ये है, प्रयागराज की जनता कई सालों से प्रयागराज में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक एम्स की मांग कर रही है, तो आप इस पर जनता के लिए, जनता को क्या वादा करना चाहते हैं कि आप एम्स दिला पाएंगे नहीं दिला पाएंगे? देखिए पहली बात तो जो हमारी मेडिकल की व्यवस्था है, निश्चित है कि मैं किसी भी तरह से संतुष्ट नहीं हूँ। आज हमारा मेडिकल कॉलेज है स्वरूप रानी, मैंने देखा है विगत 5-10 सालों से हमारे सारे डॉक्टर हैं, सारी सरकार की हमारी कमी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो ट्रीटमेंट के तरीका है, जिस तरह से यहाँ पर ये मेडिकल कॉलेज चल रहा है, ये कम्प्लीटली अनसेटिस्फैक्ट्री है। किसी बड़ी बीमारी को टैकल करने में हमारा मेडिकल कॉलेज समर्थ नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि मेदांता जैसा हमारी सरकार की आयुष्मान योजना है, 10,000 तक अगर आपकी इनकम है तो हमारी सरकार किसी भी चीज के लिए फ्री इलाज करेगी। तो हम चाहते हैं मेदांता जैसे हॉस्पिटल आए। अब बड़ा हॉस्पिटल चाहे या तो एम्स आए या मेदांता आए, जहां पर लोगों गरीबों को फ्री इनको मेडिकल सुविधाएं दी जाए और बड़ी बीमारियों को टैकल किया जाए। इसके लिए ऑलरेडी हमारी यशोदा ग्रुप से बात हो चुकी है। यशोदा ग्रुप बहुत जल्दी ही 3-4 महीने के अंदर यहाँ पर मेदांता जैसा हॉस्पिटल डेवलप करेगा प्रयागराज में, नैनी क्षेत्र में। ये मैं बहुत शीघ्र देखूंगा, मैं इसके लिए ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो ये प्रयागराज है किसी कीमत पर बड़ी बीमारी को टैकल करने में सक्षम नहीं है। आप सिंपल बात देखिए, कोरोना के समय कितने लोग गए, मुझे लगता है 90% लोग मर गए। हमारे श्यामाचरण गुप्ता जी अगर स्टार्टिंग से यहाँ दिल्ली चले गए होते तो आज हमारे बीच में होते। तो हमने एक भी आदमी, एक महामंत्री जी थे, उनको जस्ट हार्ट अटैक हुआ, 4-5 दिन ठीक रहे, 5 के उन्होंने कहा कि नहीं आप दिल्ली इनको वहां ले जाइए लखनऊ, बिना किसी प्लानिंग के लखनऊ भेज दिया और बीच में मर गए। कहीं ना कहीं आई एम हाईली अनसेटिस्फाइड टू आवर मेडिकल कॉलेज। डेफिनेटली आई विल ट्राई टू डू दैट सम मेदांता टाइप का कॉलेज शुड कम इन अवर प्रयागराज। इसका परिणाम ये होगा कि हमारी सरकार की आयुष्मान योजना है भाई, आपको 5 लाख तक फ्री इलाज है, तो हमें जरूरत क्या है सरकार की? सरकार का एम्स हो जाए, ये मेदांता जैसे हॉस्पिटल हो जाए, 10,000 रुपए अगर आपकी इनकम है तो हमारी मुख्यमंत्री मेडिकल की कोई योजना है, आपका फ्री इलाज होगा। फिर आने वाले समय में मैंने कहा रोटी कपड़ा मकान शिक्षा और स्वास्थ्य प्रयागराज को सबको सिक्योर रहे, इसकी मैं गारंटी देता हूं। जब तक ये पूरा नहीं होगा कोई राजनीति नहीं करेंगे, केवल काम करेंगे इस पर। ये आपको दिखाई देगा धरातल पर, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, मैं बात करने की अपेक्षा काम करना ज्यादा पसंद करता हूं। और मैं आपको ये दिखाऊंगा आने वाले समय, हमारा प्रयागराज उत्तर भारत का सबसे सुंदर जगह है, तीर्थाट प्रयाग है, इससे सुंदर जगह कोई हो नहीं सकती। इस जगह के वैभव को लाना ये मेरा दायित्व है, इसकी गरिमा को लौटाना। कुंभ को पूरे विश्व के लोग यहाँ पर आते हैं, इसको आज जैसे आते हैं लोग स्नान करने के लिए, एक दिन भी नहीं रुकते। अगर 1% जनसंख्या हमारी यहाँ पर रुकना शुरू हो जाए, हमारे बगल के तमाम तीर्थ क्षेत्र हैं, पर्यटन के क्षेत्र हैं,
अगर 1% जनसंख्या भी हम रोक सके तो हमारी अर्थव्यवस्था अपने आप कई गुना बढ़ जाएगी। इसके लिए भी मैं काम करूंगा, पर्यटन के लिए भी प्रयागराज के लिए मैं काम करूंगा और सरकार हमारी प्रयागराज को डेवलप करने के लिए पूरे प्रोजेक्ट ला रही है और माननीय मोदी जी सनातन धर्म के लिए समर्पित हैं। सारे तीर्थ स्थानों पर डेवलप हो रहा है, प्रयागराज भी हमारा डेवलप करेगा। योगी जी को क्या बोलेंगे आप? मुझे लगता है कि उनसे बड़ा एक तो महात्मा है और महात्मा बहुत ही योग्य और जो संप्रदाय उनका रहा है नाथ संप्रदाय, बहुत सिद्ध संप्रदाय, आज नहीं 400-500 साल पहले से रहा है। वहाँ के वो पीठाधीश्वर हैं और आज मुख्यमंत्री के तौर पर जितना बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर उन्होंने किया है, जिस तरह से गुंडों का सफाया किया है और जिस तरह का उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर कायम करके और जिस तरह से आत्मनिर्भर भारत के तहत जिस तरह से उद्यमिता को बढ़ाने का वो प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है कि यूपी के लिए भी वो अमृत की तरह काम कर रहे हैं। योगी जी बहुत योग्य आदमी है और कहीं ना कहीं हमारे उत्तर प्रदेश को वो नंबर 1 ट्रिलियन जो इकोनॉमी लाने का उनका प्लान है वो जरूर प्राप्त कर पाएंगे। आज हमारा व्यवसाय के लायक वातावरण बन चुका है और मोदी जी उसके लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर चुके हैं। कोई क्रिमिनलिटी नहीं, कोई व्यवसायी, कोई भी लड़की कभी भी घूम सकती है, कोई ऐसा खतरा नहीं है। तो हमारा उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं व्यवसाय की दृष्टि से बहुत अच्छा हो चुका है। अब आने वाले समय में इन्वेस्टमेंट आएंगे। बुंदेलखंड में ऑलरेडी मेडिकल हब बन रहा है, आपके हमारी डिफेंस की फैक्ट्रियां लग रही हैं। धीरे धीरे उत्तर प्रदेश भी नंबर 1 इकोनॉमी की तरफ जाएगा। जैसे बॉम्बे गुजरात है, हमारा उत्तर प्रदेश भी इसी स्तर पर जाएगा। आने वाले समय में हमारे योगी जी जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं, क्रिमिनलिटी की तो बात करना व्यर्थ है। तभी हम लोग राजनीति में आ भी रहे हैं। कारण क्या है कि हमारे वातावरण क्रिमिनलिटी से मुक्त हो रहा है और विशुद्ध जो जिस लायक है योग्यता से कार्य करिए। आत्मनिर्भर भारत के तहत हमारा क्षेत्र, हमारा उत्तर प्रदेश जरूर डेवलप करेगा। योगी जी बहुत सिद्ध और बहुत कह सकते हैं कि एक ईमानदार और बहुत त्यागी पुरुष हैं और आने वाले समय में हमारा जो उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री बनाना है, ये आने वाले समय में भारत के नक्शे पर इसका भविष्य बहुत स्वर्णिम है। देश के विकास में बहुत बड़ा सहयोग करेगा और खुद उत्तर प्रदेश का दिव्यतम विकास होगा। हमारा नोएडा में फिल्म सिटी आ गई है, कहीं न कहीं हमारा नोएडा सिंगापुर बनेगा। उत्तर प्रदेश का भी विकास आने वाले समय में होने जा रहा है। ये हमारे देश का भाग्य है कि मोदी और योगी हमारे प्रदेश में और हमारे देश में है। धन्यवाद आपका। ये हमारे साथ अभी हरीश शुक्ला जी जो 12 लालापुर के रहने वाले हैं, उन्होंने अपना बताया कि कैसे वो प्रयागराज के विकास में अपना योगदान देंगे अगर उनको बीजेपी टिकट दे करके सांसद प्रत्याशी बनाती है और जनता अपना आशीर्वाद दे करके उनको दिल्ली के संसद में पहुंचाती है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।